Pakistan's claim on Kashmir, India's claim on Kashmir, and we discussed why Pakistan's claim on Kashmir is absolutely justified and India's claim on Kashmir is wrong. उसको डिस्कस करने के बाद फिर हमने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को, जिसमें से हमने कहा कि 11 रेजोल्यूशंस आई थी, जिनमें से 4 जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं, जिनके अंदर से 39 है, 47 है, 91 है और 122 है। जिसमें से 39 और 47 को हमने देखा और हमने कहा कि 91 और 122 को हम अगले किसी दो पॉइंट्स के बाद हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी सिग्निफिकेंस वहां पर आती। खैर, उनको डिस्कस करने के बाद अब जरा आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि व्हाट वाज द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था क्या, जिसको 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने इसको रिवोक कर दिया। रिवोक क्यों किया वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि ये स्पेशल स्टेटस था क्या। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दो आर्टिकल्स हैं जिसको हमने पढ़ना है अभी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35A। ये दोनों चीजें जो हैं, दोनों रेजोल्यूशन दोनों आर्टिकल्स जो हैं हमने पढ़ने हैं। इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट वर दीज पॉइंट्स एंड व्हाट वाज द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टिकल 370 और 35A, इसको समझ लीजिए। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ये था कि कश्मीर में, इन कश्मीर, India, the state of India had certain rights in the area of Kashmir, but majority of the rights in Kashmir were held by the government of Kashmir and not by the state of India. वो कुछ rights इंडिया के पास थे, लेकिन majority rights जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर के पास थे। वो राइट्स कौन कौन से थे? आर्टिकल 370 में क्या लिखा हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस एंड डिफेंस, 4 चीजें। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, ऑल अदर पावर्स वर with the state of Jammu and Kashmir, yani ke with the government of Jammu and Kashmir. Only 4 powers were with the government of India. Rest of all the powers were with the government of Jammu and Kashmir and the state of Jammu and Kashmir. So apart from finance, communication, foreign policy and defense, in 4 चीजों के अलावा all other powers were with the state and government of Jammu and Kashmir. Clear हो गया point number 1? Point number 2 इसी के अंदर, according to article 370, Kashmir had a separate flag. According to article 370, Kashmir had a separate flag, a separate law, जिसको आप constitution भी कह सकते हैं। Kashmir had a separate flag, a separate law, and even a separate citizenship. यानी the people of Kashmir, उनकी citizenship different थी from the people of India. Different उनकी citizenship हुआ करती थी। तो according to article 370, apart from finance, communication, foreign policy and defense, all other powers were with the state of Jammu and Kashmir and the government of Jammu and Kashmir. Number 2, according to article 370, Kashmir had a separate flag, separate laws, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, एंड नंबर 3, दे हैड जो है वो सेपरेट सिटीजनशिप। ये 4 चीजें जो हैं आपके पास आर्टिकल 370 में लिखी हुई थी। आर्टिकल 35A पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35A, आपके पास ये जो आर्टिकल 370 है ये 1949 में आया है और आर्टिकल 35A 1953 में आया। ये बस याद कर लीजिए। आर्टिकल 370 इज फ्रॉम 1949 एंड आर्टिकल 35A इज फ्रॉम 1953। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35A, 5 पावर्स, देयर वर 5 एक्स्ट्रा पावर्स गिवन टू द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कौन कौन सी थी? नंबर 1, नो वन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ कश्मीर कुड बाय लैंड इन द एरिया ऑफ कश्मीर। नो वन
outside the territory of Kashmir could buy land in the area of Kashmir. Number 2, no one outside the territory of Kashmir could settle in the area of Kashmir. No one can buy land, no one can settle in the area of Kashmir. Number 3, no one can buy land. पहला है buy land, दूसरा can settle. Number 3, can avail local government jobs in Kashmir. And point number 3 is no one outside the territory of Kashmir can avail local government jobs in Kashmir. Number 4, no one could avail educational scholarships in the state of Kashmir. And number 5, no one can marry in the area of Kashmir. No one can marry in the area of Kashmir. Number 1 tha, no one can buy land. Number 2, no one can settle. Number 3, no one can avail local government jobs. Number 4, no one can avail local जो आपके पास educational scholarships. And number 5, no one can marry in the area of Kashmir. ये 5 powers जो हैं वो separate भी कश्मीरियों को मिली हुई थी, यानी कि आर्टिकल 370 भी खत्म हो गया, आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया, यानी अब ये जो सारी पावर्स जो हैं, ये जो स्पेशल पावर्स मिली हुई थी, अब ये खत्म हो गई हैं। अब क्या है कि अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, सारी पावर्स किसके पास थी? कश्मीर के पास। सारी पावर्स किसके पास थी? स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर के पास। अभी सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगी? आपके पास, यानी कि सारी की सारी पावर्स इंडिया के पास चली जाएंगी। अब इंडिया, कश्मीर का अपना फ्लैग था वो भी खत्म हो जाएगा, कश्मीर के अपने लॉज थे वो भी खत्म हो जाएंगे, कश्मीर के अपनी सिटीजनशिप थी, यानी कि ऑल द कश्मीरीज नाउ विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंगली नो वन कैन सेटल इन द एरिया ऑफ कश्मीर, एवरीवन कैन सेटल नाउ, everyone can buy land now, everyone can avail local government jobs now, everyone can avail local educational scholarships now, and everyone can marry in the area of Kashmir. ये जो पॉइंट है ना, जो पांच आपके पॉइंट्स हैं टोटल नीचे वाले आर्टिकल 35A वाले, ये आर्टिकल 35A के ऊपर एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 35A के जो 5 पावर्स थी, these powers were not given by India to Kashmiris specifically. These 5 powers, यानी आर्टिकल 35A के जो 5 powers हैं, these 5 powers were not specifically given by India to the people of Kashmir. In fact, these powers were already present in the area of Kashmir since 1927. These powers were already present in the area of Kashmir since 1927. And these laws were made by Maharaja Hari Singh. हरी सिंह ने 1927 में कश्मीर में कुछ लॉज लगाए थे, उनको कहा जाता था कश्मीर फॉर कश्मीरीज। कश्मीर फॉर कश्मीरीज, कश्मीर फॉर कश्मीरीज। इसका मतलब यह था कि पार्टीशन से पहले हम लोग भी, यानी पंजाब के लोग भी या पाकिस्तान के हिस्से के लोग भी, सिंध के लोग भी, बलोचिस्तान के लोग भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी, ये लोग भी जाकर कश्मीर में ये 5 पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। सो सिंस 1927 ये पावर्स ऑलरेडी मौजूद थी कश्मीर के अंदर, लेकिन 1953 के अंदर इंडिया ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया। It became the part of the Constitution of India. So it was already present in Kashmir, but India gave them a presidential, या gave them a constitutional, आपके पास जो है वो protection to these powers. कि ये पावर्स कश्मीर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंडिया ने नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं इतनी पावर्स क्यों दी भाई, और भाई ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी कश्मीर के अंदर, बस किया क्या कि उन्होंने उठाकर इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। तो these were आर्टिकल 35A and this was आर्टिकल 370। अब ये वो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का कि जिसके अंदर, जिसके मुताबिक ये पावर्स एक्सरसाइज जो है वो की जा सकती थी विदाउट द कंसेंट ऑफ जो है वो स्टेट ऑफ कश्मीर, विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर, विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर। ये सारी पावर्स आप खत्म नहीं कर सकते थे, ये पावर्स मौजूद थी। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं, इन पावर्स की बेसिस के ऊपर ही
कश्मीर आपके साथ जो है आया था, क्योंकि अगर आप जो है वो पुराना हिस्ट्री थोड़ी उठाकर देखें तो जो कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, 1953, तो कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला, मैं प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 टिल 1965 the chief minister of Kashmir was called the prime minister of Kashmir. Till 1965 the chief minister of Kashmir was called the prime minister of Kashmir and the governor of Kashmir was called the Sadr-e-Riyasat. Sadr-e-Riyasat. गवर्नर को सदर-ए-रियासत कहा जाता था टिल 1965 कश्मीर के, और जो चीफ मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। इसीलिए हमेशा अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि लिखा जाता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर शेख अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, तो जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कश्मीर के। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का नाम मतलब नाम जो था, उसका जो डेजिग्नेशन था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था टिल 1965। Then why Raja ceded Kashmir to India when his slogan was Kashmir for Kashmiris? The point of that idea was कि ये सिर्फ 5 पावर्स उसने कश्मीर को दी थी। These 5 powers were present in Kashmir, right? उसकी रीजन ये थी आपके पास, उसने कहा था कि ये कश्मीर के लोग जो है वो, उनको बाहर के लोग कश्मीर में आके सेटल ना हो, ये कश्मीर जो कश्मीरियों का रहना चाहिए, और कश्मीर जो है वो होना ये चाहिए कि आपके पास जो है ये पावर्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बाहर के लोग आके सेटल ना हो, और ये प्योर ब्लड रहे कश्मीरियों का, यहाँ पे शादी भी ना हो, यहाँ पे डिवीजन भी ना हो, सारी की सारी चीजों में। तो ये सिर्फ 5 पावर्स उसने जो है वो आप कश्मीर के अंदर ऑलरेडी उसने इंस्टॉल की हुई थी, इसका नाम कश्मीर फॉर कश्मीरीज था। लेकिन जब बात हुई है पार्टीशन की, इंडिया पाकिस्तान की जब पार्टीशन की बात होती है, तो वहां पर तो उसने इंडिया पाक के साथ जाना था या पाकिस्तान के साथ जाना था, या टेम्परेरी बेसिस के ऊपर वो आजाद रह सकते थे, लेकिन उसके बाद भी तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना ही था ना, या इंडिया के साथ जाना था या पाकिस्तान के साथ जाना था। सो दे हैड टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। सो ये महाराजा हरि सिंह डिसाइडेड दैट दे वांट टू ज्वाइन इंडिया। तो ये आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अगर परमानेंटली इंडिपेंडेंट रहते, यानी कि वो स्टेट बन जाते, स्टेट नहीं बन सकते थे ना, स्टेट तो सिर्फ 2 ही बनी है, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, कश्मीर नहीं डिवाइड हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, और उसके अंदर की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने या इंडिया के साथ जाना था या पाकिस्तान के साथ जाना था। तो अल्टीमेटली कश्मीर हैड टू गो विद पाकिस्तान और इंडिया, तो महाराजा डिसाइडेड टू गो विद इंडिया। लेकिन वो मजबूरी थी उसकी, क्योंकि 27 में तो नहीं ना उसको पता था कि ये मुझे ऑप्शन करनी पड़ेगी, मुझे आजादी के का सूरत हाल हमें अल्टीमेटली जो है वो रियलाइज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, it's not a realistic approach that you are giving the right and expect not to amalgamate with others. No, the point is not this is not the point. The point is don't confuse 2 points. ये rights उसने 1927 में दिए, 1927 में, ये 1927 आजादी आपको मिली है 1947 में जाके, तो 20 साल पहले उसको ये राइट्स ऑलरेडी मौजूद थे। 20 साल पहले उसको शायद ये नहीं पता था कि शायद अल्टीमेटली आजाद हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान, 2 डिफरेंट स्टेट्स बन जाएंगी। जब वो 2 डिफरेंट स्टेट्स बन जाएंगी तो हमें फिर किसी ना किसी स्टेट के साथ जाना पड़ेगा। इट वॉज नॉट इन द माइंड ऑफ द किंग और द महाराजा एट दैट टाइम। उसने तो 1927 में ये राइट्स दिए, तो उसको क्या पता था कि एक सूरत ऐसी आएगी कि 3 जून प्लान आएगा, 3 जून प्लान में जाके फिर इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो जाएंगे, फिर आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम। उसने तो सोचा था कि हमेशा इकट्ठा ही रहना है, क्योंकि रिलीजन की बेस के ऊपर इससे पहले दुनिया में कभी कोई स्टेट आजाद ही नहीं हुई थी। ये पहला वाकया था पाकिस्तान और इंडिया का आजाद होने का कि आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर 2 स्टेट सेपरेट हुई हैं। तो अगर कोई ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती पहले, तो शायद एग्जांपल एग्जिस्ट कर रही होती कि उसके जहन में होता कि अच्छा ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा था ही कभी नहीं, तो उसने सोचा कि भाई तो कभी होगा ही नहीं, तो ऐसा करते कश्मीर फॉर कश्मीरीज, इसी तरह ये चलता रहेगा, सारे के सारा कॉन्टेक्स्ट आगे। लेकिन वो फिर बाद में सब एक सूरत इस किस्म की होगी कि ही हैड टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम आपके पास आ गई। सदर रियासत का पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नर ऑफ कश्मीर को सदर रियासत कहा जाता था टिल 1965, एंड द चीफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। नाम का फर्क है, नाम बता रहा हूं सिर्फ आपको कि द गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज कॉल्ड सदर रियासत,
यानी अगर आप गूगल पे ऑनलाइन पढ़ेंगे, किसी जगह पे पढ़ेंगे, तो आपको सदर रियासत लिखा जाएगा, सदर रियासत ऑफ कश्मीर। तो सदर रियासत का मतलब गवर्नर होता था, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर लिखा जाता था टिल 1965। तो उसका नाम चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। तो चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे और गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ें तो कहीं सदर रियासत लिखा हो या प्राइम मिनिस्टर लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे और गवर्नर को सदर रियासत कहते थे। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये आपको मैं इसलिए समझा रहा था। कश्मीर सेपरेट स्टेट नहीं बन सकता था, तो यूएन का थर्ड ऑप्शन पे क्रिटिसिज्म कोई किया गया नहीं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म उस टाइम नहीं किया गया। उस टाइम नहीं था क्रिटिसिज्म, क्योंकि उस टाइम सूरत-ए-हाल ये थी कि 1948 की बात थी। 1948 में इंडिया पाकिस्तान अभी आजाद हुए थे, अभी साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि अप्रैल की रेजोल्यूशन आ गई है। तो फिर सबको यही प्रॉब्लम वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, सबने यही रियलाइज किया था। 48 की बात करें ना, यू थिंक अबाउट दैट यू राइट नाउ इन 48, तब आजादी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा कश्मीर के लिए। वो या उन्होंने उधर जाना है या उधर जाना है। ये तो अब आ गया ना कॉन्टेक्स्ट आके, कि उन्होंने कहा कि जब इंडिया के साथ भी इतना अर्सा रह गया, अब उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ जाएं, तो वो तो कहते हैं कि हम आजाद हो जाएं। तो अब ये ऑप्शन हमने अब की बात करनी है कि राइट नाउ अब हम उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन नंबर 47 इन 2020, दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑन रेजोल्यूशन नंबर 47 इन 2020। अगर आप इसको 1948 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वहां पर आजादी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ जाना था या पाकिस्तान के साथ जाना था, किसी स्टेट को आजादी का ऑप्शन नहीं मिला था। ना हैदराबाद दक्कन को मिला था, ना जूनागढ़ को मिला था, किसी को भी नहीं मिला था। दे अल्टीमेटली हैव टू डिसाइड वेदर टू गो विद पाकिस्तान और इंडिया। दैट इज व्हाई इट वाज सेड इन रेजोल्यूशन 47 दैट दे हैव टू डिसाइड वेदर टू गो विद पाकिस्तान और इंडिया। कोमल का क्वेश्चन है कि सर बेसिकली पार्टीशन किस बेसिस पर हुआ था? डिफरेंस ऑफ रिलीजन और द राइट्स वर नॉट गिवन टू बोथ पीपल, हिंदू मुस्लिम्स इक्वली। ये कॉन्टेक्स्ट, इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक ऑफ कश्मीर, लेकिन मैं वैसे क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। मेरा इस पे बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है रेफरेंसेस भी आपको दे सकता हूं, आपको मैं इसके लिए कोई कोटेशंस भी आपको बता सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड, खासतौर पे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट। पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट का मतलब है कि अनडिवाइडेड इंडिया में मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर नहीं थे, इसीलिए मुसलमानों ने सेपरेट अपने स्टेट्स की बात करनी शुरू की। लोग कहते हैं जी सोशल राइट्स और रिलीजियस राइट्स, तो जब आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे तभी आपको सोशल राइट्स और रिलीजियस राइट्स मिलेंगे। जब आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, आप ऐवान में जाओगे, आप इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में पहुंचोगे, तो ही आप अपने रिलीजियस राइट्स और सोशल राइट्स के लिए बात करोगे। तो अनडिवाइडेड इंडिया में मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट सिक्योर नहीं थे, दैट इज व्हाई फ्रीडम मूवमेंट हमने चलाई। इसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कैसे। आपने हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी। व्हाई यू वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स? बिकॉज यू वांटेड टू सिक्योर योर पॉलिटिकल राइट्स। आपने कभी रिलीजियस मूवमेंट के लिहाज से अपने रिलीजियस राइट्स नहीं मांगे उस तरह, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की आपने। पाकिस्तान मुसलमान जो थे वो 24 to 25% थे अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर। Muslims were 24 to 25%, but you wanted 1/3 majority in the parliament. Why you wanted 1/3 majority in the parliament? Why you wanted more seats than your population? Because you wanted to secure your political rights. तो अनडिवाइडेड इंडिया में मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट सिक्योर नहीं थे, दैट इज व्हाई आपके पास रिलीजियस राइट्स और सोशल राइट्स नहीं मिलते थे आपको। तो जब आपके पास आजादी मिली आपको, तो फिर आपको आजादी मिलने के बाद आपने फिर अपने सोशल राइट्स और आपके रिलीजियस राइट्स आपको पूरी तरह मिले, क्योंकि आपको पॉलिटिकल राइट्स पूरे के पूरे थे। दैट इज व्हाई ऑन द 11th of August 1947 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर, नाउ यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, you're free to go to your temples, you're free to go to your religious places. The religion has nothing to do with the state, जो आपके पास सिस्टम, स्टेट का और रिलीजन का कोई इसके अंदर नहीं है। आप जाएं, आप आजाद हैं, आप टेम्पल्स में जाएं, आप जाएं और जाकर आप जो है वो मॉस्क्स में जाएं, क्योंकि अब आपके पॉलिटिकल राइट सिक्योर हो गए हैं, अब आपको आजादी मिल गई हुई है। तब रिलीजियस राइट्स पर बात शुरू हुई थी। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस हम अंडरस्टैंडिंग बाद में करते हैं जी। अल्टीमेटली जो है अंडरस्टैंड करते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ये जो स्पेशल स्टेटस वाला पॉइंट था,
तो स्पेशल स्टेटस वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि हमारे पास आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता था और हमारे पास आर्टिकल 35 एग्जिस्ट करता था। अब ये दोनों आर्टिकल्स खत्म हो गए, यानी कि अब आपके पास पहले तो फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के अलावा बाकी सारी पावर्स कश्मीरियों के पास थी। अब ये सारी की सारी पावर्स किसके पास चली गई हैं? इंडिया के पास। पहले इंडिया कश्मीर का अपना फ्लैग होता था, अब कश्मीर का अपना फ्लैग नहीं होगा, इंडिया का अपना फ्लैग होगा। पहले कश्मीर के अपने लॉज होते थे, अब उनके लॉज नहीं होंगे, इंडिया के लॉज होंगे। पहले कश्मीर के पास जो है वो सेपरेट आपके पास सिटीजनशिप थी, अब उनकी सिटीजनशिप इंडियन होगी, राइट। इसके अलावा सेटल आप हो सकते हैं इंडियंस, वहां पे लैंड बाय कर सकते हैं, वहां पर सॉरी लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, वहां पे लोकल गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं और वहां पे शादी कर सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स जो हैं ये अब खत्म हो गई हैं। ऑल दीज पावर्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ये हमारे पास स्पेशल स्टेटस आपके पास एग्जिस्ट जो है अल्टीमेटली करता था, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हमारे पास था। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अल्टीमेटली आता है कि व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड आर्टिकल 370 35A, बल्कि इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाई रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A इज इलीगल और इलॉजिकल। पहले उसको पढ़ लेते हैं। Why special status of, why revocation of special status of Kashmir is illegal / illogical, or why India cannot revoke it, or how India has violated its own laws and other laws by revocation of special status। ये अब आप पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जी इसको। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर के लिए कोई आर्टिकल है? हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 257 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो ये कॉन्टेक्स्ट को डील नहीं करता जो इंडिया के अंदर था, वो डिफरेंट है। आर्टिकल 257 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जो है वो कश्मीर, सेपरेट है वो। SS special status खालिद, इसका आंसर जो है आपके क्वेश्चन का, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, सोल्यूशन पे जब मैं आऊंगा ना, सोल्यूशन आपको बताऊंगा, तब आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पे तो अभी हम आए ही नहीं है, राइट। अब सोल्यूशन पे तो पहुंचे नहीं हम जी। कायनात किसका जी? बिफोर लॉज कौन सा जी? रेवोकेशन, why revocation of special status of Kashmir is illegal, or why India cannot revoke it, or how India has violated its own laws and other laws by revocation of the special status। ठीक है जी। अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट को कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया है या स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया है, ये गलत कैसे है, इलॉजिकल कैसे है, जो है वो, या इलीगल कैसे है, या इंडिया इसको क्यों रिवोक नहीं कर सकता था, ये सारी की सारी चीजें जी। रिवोक आर्टिकल 370 ये 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने इसको रिवोक किया जी। 5 अगस्त 2019 को मैं समझाता हूं आपको, जरा अब जरा तसल्ली रखिए, इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए कि व्हाई इंडिया कैन नॉट रिवोक इट। बिकॉज देखिए ना, हम शोर मचा रहे हैं। अब सवाल ये है, अब जरा कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, लिखना अभी लिखने वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी जरा समझने वाला कॉन्टेक्स्ट है, जरा ध्यान दीजिए इस तरफ। पाकिस्तान ने भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी अमेंडमेंट्स की हैं। हमने 26 अमेंडमेंट्स की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हम 26 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। इंडिया ने कभी हमारे कोई अमेंडमेंट के ऊपर कभी कोई मसला नहीं क्रिएट किया।
कभी इन्होंने कहा कि जी हमने जो अमेंडमेंट की है वो गलत है, राइट? 26 अमेंडमेंट्स कर चुके, 25 नहीं हुई राना यूसुफ, 26 हो गए। तो 26 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 26 अमेंडमेंट्स में इंडिया ने कभी रौला नहीं डाला, लेकिन जब इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 35 खत्म किया है, तो व्हाई आर वी मेकिंग नॉइज? व्हाई पाकिस्तान इज मेकिंग नॉइज? इससे पहले भी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, हमने कभी उस पर रौला नहीं डाला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले बड़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 103 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 103 सिंस 1949। 1949 से लेकर, क्योंकि 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, तब से लेकर 103 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, हमने कभी किसी अमेंडमेंट पे रौला नहीं डाला। सो व्हाई आर वी मेकिंग नॉइज फॉर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 है? इसके पीछे बड़ी लॉजिक है, इसके पीछे बड़े लॉज हैं, इसके पीछे बड़ी वजूहात हैं, उनको समझने की कोशिश करें। लेट अस अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 370 के अंदर यह लिखा हुआ है कि रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 कैन बी डन थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको रिवोक किया जा सकता है। आई होप कि आपको पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये चीजें, क्योंकि आप ये पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर तो हम ये चीजें ऑलरेडी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ ली होंगी। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 कैन बी रिवोक्ड। जी नहीं पढ़ा हुआ, चले मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोई अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करते हैं पार्लियामेंट के जरिए, यानी पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, पहले वो नेशनल असेंबली में डिबेट होती है, उससे पास होती है, फिर वो सेनेट में जाती है, सेनेट से पास होती है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। तो ये आपके मुल्क के अंदर एक प्रॉपर तरीका है अपने मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने का। ये कहां लिखा हुआ है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 239 में कि भाईजान नेशनल असेंबली से बिल पास होगा, फिर वो सेनेट से पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में लिखा हुआ ये तरीका, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये तो पार्लियामेंट के जरिए होती है अमेंडमेंट। एक होती है प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट। प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट ये होती है कि पार्लियामेंट से डिबेट नहीं होती, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट होता है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट इसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है। इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अमेंड एनी आर्टिकल। पाकिस्तान में भी है, इंडिया के अंदर भी है। यानी इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट कोई भी आर्टिकल अमेंड कर सकता है, पाकिस्तान में भी कोई आर्टिकल अमेंड कर सकता है। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट अगर प्रेसिडेंट उसको अमेंड कर दे बगैर डिबेट किए, यानी कि पहले तो आती है ना नेशनल असेंबली से, फिर आती है सेनेट से, फिर जाती है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट के अंदर ये नेशनल असेंबली और सेनेट में आने की बजाय वो प्रेसिडेंट खुद ही कर देता है उसकी अमेंडमेंट। तो वो हमारे पास इसको प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट कहते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट हो जाती है तो इसके बाद पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल होता है। पार्लियामेंट इस पे अप्रूवल देती है बाद में। यानी पहले तरीका क्या है पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट का, कि पहले नेशनल असेंबली से आएगा, फिर सेनेट से आएगा, फिर प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देता है, उसके बाद ये जाती है सेनेट और नेशनल असेंबली में। लेकिन सेनेट और नेशनल असेंबली में इस पे डिबेट नहीं होती, सिर्फ वोट होता है। इस पे डिबेट नहीं होती, सिर्फ वोट होता है। सोमोटो दूसरा है, सोमोटो उसका होता है आपके पास जुडिशरी का। तो प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट ये होती है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट कर देता है। अमेंडमेंट पास होने के बाद फिर वो आपके पार्लियामेंट में जाती है और उस पर सिर्फ वोट होता है, उस पर डिबेट नहीं होती। लेकिन अगर वो सीधे तरीके से आए, यानी नेशनल असेंबली से आए, सेनेट से आए, फिर प्रेसिडेंट के पास जाए, तो पहले सेनेट में पहले नेशनल असेंबली में डिबेट होगी उसके ऊपर, डिबेट होने के बाद वो पास होगी, उसके बाद फिर सेनेट में जाएगी, सेनेट में डिबेट होगी, फिर उस पर पास होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी। तो डिबेट से बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, जल्दी करने के लिए आप कोई अगर अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसको प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट करवा देते हो और उसके बाद उस पर वोट करवा लेते हो। आपके पास जी ऑर्डिनेंस, इसको ऑर्डिनेंस ही कहते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कह लें, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कह लें, एक ही चीज होती है। खैर, बात में कर रहा था कि आर्टिकल 370 में, अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए जी। अब पास होने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है।
वो मैं वो उसको वो छोड़ दीजिए, अभी जरा इस पे डिबेट कीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी उसके लिए। अब अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को। आर्टिकल 370 में क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था कि ये जो आर्टिकल 370 है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रिवोक हो सकता है। ठीक हो गया? अब आर्टिकल 370 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रिवोक हो सकता है, इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ही रिवोक किया है इसको। अच्छा, तो फिर गलत क्या है? गलत यह है कि इसी आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विल बी टेकन बिफोर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन्वोक्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि लिखा हुआ था कि द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर will be taken before the presidential order is invoked for the revocation of article 370। कि अगर आपने आर्टिकल 370 में कोई भी चेंज करना है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए आप कर सकते हो, इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ही किया है। तो मसला कहां है? मसला सर उसमें यह है कि आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ था कि कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर हैज टू बी टेकन बिफोर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। और प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि कंसेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने दी ही नहीं। कंसेंट गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने इसलिए नहीं दी क्योंकि कश्मीर में गवर्नमेंट ही नहीं थी पिछले 8 महीने से। देयर वाज नो गवर्नमेंट इन कश्मीर फॉर लास्ट 8 मंथ्स, यानी कि अगस्त 2000, देखिए ना 5 अगस्त को उन्होंने किया ना, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने रिवोक कर दिया। पिछले 8 महीने से, यानी जनवरी 2019 से इंडिया के स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। तो जब आपके पास गवर्नमेंट ही मौजूद नहीं है और आपने इसको रिवोक कर दिया है, तो आप कैसे रिवोक कर सकते हो? उसको रिवोक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में कि द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज टू बी टेकन प्रायर टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले आपको स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कंसेंट लेना पड़ना था। वो थी नहीं गवर्नमेंट वहां पे, तो आपने कंसेंट लिया ही नहीं उसका। इसका मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये गलत है, ये इलीगल है। ये है पहला पॉइंट कि व्हाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इलीगल। Illegal, it is illegal because it is written in Article 370 sub clause 3 that the consent of the state of Jammu and Kashmir, the consent of the government of Jammu and Kashmir has to be taken before the presidential order is invoked। तो वहां पे तो गवर्नमेंट ही नहीं पिछले 8 महीनों से, तो 8 महीनों से तो गवर्नमेंट ही वहां पर कोई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो वहां पर आपने कंसेंट ही किसी से नहीं लिया, तो आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया। यू हैव वायलेटेड योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया अल्टीमेटली। ये प्रॉब्लम पहला, तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कैसे किया है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? व्हाई आर्टिकल 370 रेवोकेशन इज नॉट लीगल, व्हाई इट इज इलीगल एंड व्हाई पाकिस्तान इज मेकिंग नॉइज। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, इसी को, व्हाई इट इज इलीगल, व्हाई दे कैन नॉट रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ठीक है जी, आप में से कोई बंदा जरा वॉलंटियर करे और अपना माइक जरा अनम्यूट करे, क्योंकि एक जो है वो सर्च गूगल के ऊपर जो है करनी है, वहां से उसको कॉपी कीजिए। कोई बंदा अनम्यूट हो जाए, एनीवन कैन वॉलंटियर टू बी अनम्यूटेड। कोई हो जाए अनम्यूट। अनम्यूट हो जाए, किसी ने कोई वॉलंटियर कर दे, उसको अनम्यूट कर देते हैं हम। जी आरिफ को कर दें इधर, आरिफ साहब को कर दें। जी आरिफ, चलो आरिफ, अब आपने यहां अब जरा अनम्यूट ही रहना है यहां पे अब थोड़ी देर तक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है जी, पहले पॉइंट के बाद अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। लेट अस डिस्कस दिस सेकंड पॉइंट। अब आरिफ, जो आपको मैं थोड़ा सा काम होगा जो आपको बताऊंगा, वो आपने ना गूगल पे सर्च करके आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना, यहाँ पे सबके लिए एवरीवन पे डाल के, ताकि सबको वो क्लियर हो जाए। अब जरा पॉइंट को जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए।
अस्मा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. Why Article 370's revocation is illegal? Why it is illogical? Why India has not जो है वो done this revocation according to the laws? और जो प्रॉब्लम कहां पर है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगले जो 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गौर से सुनिएगा, अटेंशन अपनी पूरी इधर रखिएगा. हमने याद कीजिए, जब हमने क्लास स्टार्ट की, आपको मैंने ये बात बताई थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था. महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेसिस पर इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हमारा. उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हमने साबित किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे गलत था. हमने ये साबित किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कभी भी कंप्लीटली लीगली तौर पे एक्सेप्ट नहीं हुआ था. इनफैक्ट वो सिर्फ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुई थी. यहां तक तो हमने पढ़ लिया था. लेकिन अगर हम फॉर द सेक ऑफ डिबेट ये बात मान भी लें कि इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था कश्मीर के साथ, वो एक्सेप्ट भी हो गया था, वो लीगल भी था, सारी बातें मान ली, लेकिन इंडिया ने जब आर्टिकल 370 अभी रिवोक किया है, तो इंडिया ने उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को वायलेट कर दिया है जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा. अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिक समझा रहा हूं, जरा कॉन्टेक्स्ट अपने तक रखिएगा, समझिएगा. यानी एक तरफ तो इंडिया कहता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर कश्मीर हमारा, हमने गलत साबित कर दिया उसको. लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम इंडिया की बात मान भी लें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक था, लेकिन जब आप आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया है, तो उन्होंने उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को वायलेट कर दिया है जिसकी बेसिस पर वो ये कहते थे कि कश्मीर हमारा है. कैसे वायलेट किया है, अब मैं आपको उसका रेफरेंस देता हूं. आरिफ, आपने गूगल करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसकी जो उसको विकिपीडिया जब खुलेगा उसमें आपने क्लॉज नंबर 7 जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, उसको कॉपी करना है, यहां पे पेस्ट कर दें जरा. क्लॉज नंबर 7 ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जरा गूगल करें, और क्लॉज नंबर 7 को जरा कॉपी करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के इसको यहां पे पेस्ट कर दें जरा सबके सामने, ताकि हम रेफरेंस के साथ ही बात करें कि इंडिया का आर्गुमेंट कैसे. जी जरा देखिए जरा क्लॉज नंबर 7 को. नथिंग इज दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू कमिट मी इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी महाराजा हरि सिंह ये कहता था कि मैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने की कमिटमेंट नहीं दे रहा. और भाई आपने आर्टिकल 370 रिवोक करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो लगा दिया कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के अपने लॉज थे, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. तो आप जिस बेसिस पर ये कहते हो कश्मीर हमारा, किस बेसिस पर कि जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था. तो सर उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज नंबर 7 में लिखा हुआ था, महाराजा खुद लिखता है कि नथिंग इज इंस्ट्रूमेंट शैल डीम टू कमिट मी इन एक्सेप्टेंस टू फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने की कमिटमेंट नहीं दे रहा. तो सर जिस बेस पर आप कश्मीर को अपना मानते हो, आपने वो बेस ही खराब कर दी, आपने वो बेस ही तोड़ दी, आपने उस बेस की लॉजिक ही खत्म कर दी, आपने वो बेस ही वायलेट कर दी सर. यानी कि जिस लॉ की बेस पर वो कहते हैं कश्मीर हमारा, इंडिया ने वो लॉ ही वायलेट कर दी. They have violated the same instrument of accession on the base of which they claim that Kashmir belongs to India. This is very important to understand why Article 370 or Article 35A, why revocation is illegal. It is illegal or illogical, or why India has, why जो है वो India has violated, which laws India has violated, why Pakistan is making noise. तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान इसलिए चीख रहा है इसके ऊपर कि आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ था कि आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर है उसकी कमिटमेंट पहले लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से. आपने वो भी नहीं ली सर. इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज नंबर 7 में लिखा हुआ था कि मैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानता, लेकिन आपने सर वो भी वायलेट कर दिया. ये तो 2 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनकी बेसिस पर हम ये साबित करते हैं कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को वायलेट किया है, स्पेशल स्टेटस को वायलेट किया है, इट इज इलीगल, इट इज इलॉजिकल, दे हैव वायलेटेड देयर ओन लॉज. उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तोड़ दिया 370
के अंदर लिखा हुआ था वो भी तोड़ दिया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसकी बेस पर वो ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा, इसको भी वायलेट कर दिया उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करते हुए। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हम तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने की बड़ी जरूरत है। आर वी क्लियर ऑन दीज 2 पॉइंट्स? ये पॉइंट क्लियर हो गया? एनीवन? गुड। अब ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया, जिसकी बेस पर हमने ये साबित करना है कि उन्होंने जनाब जो वायलेशन की है। देखिए ना आप, मैं एक बेसिस पर कहता हूं कश्मीर मेरा, किस बेस पर कह रहा हूं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर। और भाई उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर तो महाराजा ने यह कहा था कि मैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानता, उसकी कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो आपने सर वो कमिटमेंट ही तोड़ दी, आपने वो वायलेशन कर दी उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, तो आपने इलीगल काम किया जो कि अल्टीमेटली गलत है। So who elected India when India itself is legislative as well as executive? What do you mean? I mean, I didn't get your question. Who elected India when India itself is legislative as well as executive? दोनों चीजें हैं, executive और legislative तो पाकिस्तान भी है। Executive is part of legislation ना, वो सबकी चीजें हमारे पास साथ आती हैं। कायनात को जरा अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू आरिफ। वेलकम सर। नीचे जी उनका इवेंट आ है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रही थी कि जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना रहा है और उसमें ये क्लॉजेस ऐड कर रहा है, तो अगर इंडिया खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है तो इंडिया को कौन एक्यूज कर सकता है कि मतलब ये उसने गलत किया है? नहीं, उसकी रीजन देखिए, मेरी बात सुने। बात ये है कि you have violated your own laws, right? You have violated your own constitution. पहली बात ये है कि आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी शुरू से कह रहे हैं, लेकिन आप कहते हो जी हमारा इंटरनल मैटर है। चलो हम आपका इंटरनल मैटर भी मानने को, आपकी बात मानने के, अच्छा जी आपका इंटरनल मैटर है, ये भी हम बात मान लें आपकी एडमिट। लेकिन बात ये है कि जब आपने आर्टिकल 370 को वायलेट कर दिया है, आपने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है, तो क्या हम आपकी इलीगल एक्ट को दुनिया को बताएं भी ना कि आपने इलीगल काम किए? क्या हम ये बताएं भी ना दुनिया को कि आपने गलत किया? You have been violating the fundamental human rights of the people of Kashmir for last 70 years. हम चीख के दुनिया को बताते रहे, दुनिया हमारी बात नहीं सुनी। अब जब आपने अपने लॉज को वायलेट कर दिया तो हम दुनिया को बताएंगे कि कैसे आपने अपने लॉज को वायलेट किया। आपने आर्टिकल 370 को आप खत्म कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको कमिटमेंट, ये आपकी कमिटमेंट ही इस बेस के ऊपर हुई थी कि उनको स्पेशल स्टेटस मिलेगा कश्मीरियों को, जिसकी बेस पर उसने कहा था कि मैं अपनी कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने की। तो जब ये सारा कुछ होगा तो we have to make noise, we have to tell the world that India is violating the laws. ये तो सिर्फ अभी आपको मैंने उनके डोमेस्टिक लॉज के बारे में और उनके जो है वो बताया है, उनके आर्गुमेंट को कि जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन को वायलेट किया। अभी तो मैं इंटरनेशनल लॉज के बारे में आपको बताऊंगा कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को कैसे वायलेट किया। जब वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, इसका मतलब है उनकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट को सजा मिलती है फिर इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने के ऊपर। क्लियर हुआ? इंटरनेशनल लॉज कौन कौन से वायलेट हुए, अभी मैं उस पर चलता हूं, मैं आपको बताता हूं। लेट अस गो टू दीस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर, अच्छा आप अनम्यूट ही रहिएगा, आपको भी मैं आप जरा वो इसके अंदर आपने इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, एक गूगल करके इस पे ऐड कर देगा। खैर अब अगर अंडरस्टैंड करें इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3 को जरा प्रोसेस सुनिए। बड़े लोग आपके इर्द गिर्द भी बड़े लोग आपको नजर आएंगे जो ये बात करते हैं जी ये इंस्ट्रूमेंट, ये अस्मा, ये महाराजा हरि सिंह की स्टेटमेंट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज है। आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को वैसे पढ़ लेना, उसका क्लॉज नंबर 7 है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज नंबर 7, उसको आप खुद पढ़िए, जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। खैर अब मैं बात कर रहा था, थर्ड पॉइंट पे मैं लेकर जा रहा हूं आपको। मैं बड़े लोगों से अभी मैंने जब भी डिबेट होती है, जब भी बात होती है कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर पे जब बात होती है तो हमेशा वो एक ही बात करते हैं, वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने इसको बायलेटरल मसला बना लिया था आफ्टर 1972 शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने इसको बायलेटरल मसला बना लिया है, और जब बायलेटरल मसला बना लिया है तो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और ना ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर, ना ही पाकिस्तान इसको यूनाइटेड नेशंस में लेकर जा सकता है। पाकिस्तान के सारे आर्गुमेंट गलत हैं, ये सारी की सारी बातें बड़ी आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि पाकिस्तान और इंडिया ने इसको बायलेटरल मसला बना लिया था, सारी की सारी चीजें। अब इसको पॉइंट को जरा बड़े गौर से समझ लीजिए जो मैं आपको भी बताने लगा, क्योंकि इस पॉइंट को जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ये पॉइंट आपको किसी बंदे को जवाब नहीं दे सकते, आप किसी को रेफरेंस के तौर से उसके आर्गुमेंट को रद्द नहीं कर सकते, उसको रिबट नहीं कर सकते। जो लॉ होता है ना, लॉ,
लॉ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बड़ा क्लियर होता है, लॉ ग्रे नहीं होता। लॉ या सीधा होता है, या हां या ना, ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो कर सकते हो नहीं भी कर सकते, ऐसा नहीं होता, क्लियर होता है लॉ। लॉ में अगर यह लिखा जाए कि मेरे और मेरे भाई के दरमियान झगड़ा हो गया है और हम तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर यह लिखा हुआ हो कि मैं और मेरा भाई अगर लड़ पड़े तो हम अपने मसले को आपस में सॉल्व करेंगे, या कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है अगर हम दोनों मिलकर फैसला कर लें कि कौन इन्वॉल्व होगा। देखे ना, दो फर्क है ना। एक तरीका यह है कि लिखा हुआ है कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बायलैटरली एंड नो अदर पार्टी कैन इंटरवीन इन पाकिस्तान एंड इंडियाज अफेयर्स। ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका यह है कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बायलैटरली और थ्रू एनी अदर मींस ऑन विच दे म्यूचुअली एग्री। यानी इसका मतलब यह है कि हमने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को कैटेगोरिकली रद्द नहीं किया, हमने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ बोथ स्टेट्स मान लिया। हमने कहा कि दो स्टेट्स कंसेंट देंगी तो थर्ड पार्टी को ऐड कर सकती हैं, या अगर हमने ये लिखा होता कि थर्ड पार्टी नहीं आ सकती तो इसका मतलब है थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट, ये आर्गुमेंट क्लियर हो गया? एनीवन अभी तक आप अगर इस पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो अभी आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने लगूं। अच्छा, अब आपके पास क्या है ना, तो आपने काम करना है, शिमला एग्रीमेंट आपने गूगल करना है, शिमला एग्रीमेंट पीडीएफ गूगल कीजिए और पीडीएफ गूगल करके उसका क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 उसको आपने पेस्ट करना है यहां पे, क्लॉज 2 सब क्लॉज 2। क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 को पेस्ट नहीं करना, क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 पेस्ट करना है। ओके सर, आई विल। जी जी मिला? शिमला एग्रीमेंट पीडीएफ कीजिएगा ना इसको ऊपर ऊपर ये कमेंट, जी जी कमेंट देखें जरा जी। अब ये देखें जरा, पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अमार ने भी चले कर दिया इसको। खैर अब ये देखिए जरा, अमार का जो कमेंट आया है, क्योंकि मुझे बाकी स्क्रीन अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारे कमेंट नजर आ रहा है, जरा देख लेते हैं इसको। चले, हाँ जी, वो सेम ही है ऑलमोस्ट। अब पॉइंट को जरा समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations, ठीक है, or by any other means mutually agreed upon them। यानी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है अगर दोनों पार्टीज अपनी कंसेंट दें। यह नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ये लिखा हुआ है कि that the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations, खत्म, और any other means mutually agreed upon them। यानी अगर ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट मीडिएशन की बात करता है, वो मीडिएशन की बात करता है कश्मीर के ऊपर, तो वो कहता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री करें तो मैं कश्मीर के ऊपर मीडिएशन करने को तैयार हूं। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो जो पाकिस्तान पिछले 50 साल से ये रौला डाल रहा है कि जनाब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो यूएन खुद कह देता पाकिस्तान को कि सर आपने तो बायलैटरल कर लिया, हमें क्यों, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इंडिया हमारे आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर देता कि भाई आप यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आप कोई मानी नहीं रखती क्योंकि हमने बायलैटरल कर लिया। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन देम। यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे लिखा हुआ है इसके, जो अब आपका ये रेफरेंस नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है, अब गौर से सुनिए, लिखे, अब पढ़िए इसको। पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू कंट्रीज, नाइदर साइड शैल यूनिलैटरली ऑल्टर द सिचुएशन। कोई भी साइड कश्मीर में यूनिलैटरली कोई भी काम नहीं कर सकती। आप सिचुएशन को यूनिलैटरली ऑल्टर नहीं कर सकते। यानी आप विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टी आप कश्मीर में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकते थे
जो यूनिलैटरल हो, यानी अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकते थे। यानी इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया है वो शिमला एग्रीमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है दैट यू कैन नॉट ऑल्टर द सिचुएशन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर स्टेट। तो भाई मेरे, आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी खराब किया 370, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी वायलेट किया, और आपने पाकिस्तान से भी अप्रूवल नहीं लिया। क्योंकि पाकिस्तान से अप्रूवल लेना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के अंदर हमने ये फाइनल किया हुआ था कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता सिचुएशन कश्मीर का, कोई भी पार्टी इस सारी की सारी सूरत हाल को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकती। और इंडिया ने इसको यूनिलैटरली चेंज कर दिया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी कोई चीज, लॉजिक जिस चीज पर क्रिएट करते हैं कि जनाब आप इंडिया, व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड आर्टिकल 370, व्हाई इंडिया हैज डन समथिंग रॉन्ग, इसमें कोई भी ऐसी बात आपने नहीं करनी जो हवाई बात हो। आपने लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ बात करनी है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हाँ भाई कोई पढ़ी लिखी बात हुई है, इसके अंदर कोई हवाई बातें नहीं हो रही, इसके अंदर कोई रेफरेंस के साथ बात हो रही। तो आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ था दैट इंडिया कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज द सिचुएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने कर दिया और उन्होंने वायलेट कर दिया, शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अंडरस्टैंड करने की जो है वो जरूरत है। यस, दीज इंस्ट्रूमेंट, दीज एग्रीमेंट्स आर बाइंडिंग बिकॉज दे आर, आपके पास जो है वो बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ जिनको जो है वो इंपॉर्टेंस देता है, इंटरनेशनल लॉ इनके ऊपर चलता है। ठीक है जी, ये जो है वो बाइंडिंग है, और ये फॉर एग्जांपल इनको, इनकी जो वायलेशन है इस पे लीगल प्रोविजंस भी ली जा सकती हैं, वो मैं उस पे बाद में आऊंगा। खैर, ये तीसरा पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर कि रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, हाउ इट इज इलीगल, इलॉजिकल। ठीक है जी, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग आपके पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट के ऊपर लेकर चलते हैं। अब याद कीजिए, आपको मैंने 2 रेजोल्यूशंस बताई थी, 91 और 122, और मैंने कहा था आपको मैं ये बाद में बताऊंगा इनका रेफरेंस समझने के लिए। अब आएगा वो रेफरेंस 91 और 122 का। अब कॉन्टेक्स्ट को समझिए। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी साबित किया कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कैसे किया है। हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी साबित किया कि इंडिया ने उसको कैसे वायलेट किया है। हमने बायलेटरल एग्रीमेंट भी साबित किया कि इंडिया ने उसको वायलेट कैसे किया है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल लॉज के ऊपर कि इंडिया ने उसको वायलेट कैसे किया है। आर्टिकल रेजोल्यूशन नंबर 91 और 122, ये 2 रेजोल्यूशंस वो हैं जिसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इंडिया कैन नॉट टेक एनी यूनिलैटरल डिसीजन इन कश्मीर without the consent of people of Kashmir and the government of Kashmir. Article 90, Resolution 91 and 122 of Security Council में लिखा हुआ है that India cannot take any unilateral decision in Kashmir without the consent of people of Kashmir and without the consent of the government of Kashmir. तो इंडिया ने जो यूनिलैटरल डिसीजन लिया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, उसने रेजोल्यूशन 91 और 122 को भी वायलेट कर दिया। उसने इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस को भी वायलेट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस की, यानी उसने इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट किया, उसने बायलेटरल लॉज को भी वायलेट किया, यानी आपके पास शिमला एग्रीमेंट, उसने अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट किया आर्टिकल 370, और उसने उस बेसिस को भी वायलेट कर दिया जिस बेसिस की ऊपर वो कहता है कश्मीर हमारा, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आपने ये सारे कॉन्टेक्स्ट जो एग्जामिनर के सामने रखने हैं कि इंडिया के जो एक्ट्स हैं वो कैसे इलीगल है। जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है 91 एंड 122, यस 91 एंड 122, यस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ये 122 1956-57 की रेजोल्यूशन है आई बिलीव, और जो आपके पास ये 91 ये 1951-52 की रेजोल्यूशन है। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशंस आती हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये अल्टीमेटली, ठीक है जी, 91 वो आपके पास ये उसको अल्टीमेटली है। ये कॉन्टेक्स्ट जो है मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास आपने जो लॉजिक क्रिएट करनी है वो लॉजिक आपने उसके अंदर ये बतानी है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं
वो भी आपने वॉयलेट कर दी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, यानी पीपल ऑफ कश्मीर की कंसेंट चाहिए। कंसेंट कैसे मिलेगी? प्लेबिसाइट से, रेफरेंडम से, कंसेंट वहां से मिलेगी आपको। तो वो तो कंसेंट दी नहीं उन्होंने, ना गवर्नमेंट ने कंसेंट दी आपको 370 वॉयलेट करने की, ना उन्होंने अपने स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने की कंसेंट दी, कोई भी कंसेंट उन्होंने नहीं दी इसके ऊपर, राइट? तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास जो चीजें हैं, आपके पास जो रेजोल्यूशंस हैं, कि एक तो आपने रेफरेंसेस के साथ इंटरनेशनल लॉज भी वायलेट हुए, डोमेस्टिक लॉज भी वायलेट हुए, आपके पास बायलैटरल लॉज भी वायलेट हुए, और वो बेस भी वायलेट होगी जिसकी बेस के ऊपर इंडिया क्लेम करता है कश्मीर हमारा, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। These are the reasons that we call that the India has revoked the Article 370 illegally. हम उस पे शोर क्यों मचा रहे हैं? इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वो वायलेशन है ना सिर्फ उनके अपने लॉज की, इंटरनेशनल लॉज की भी, डोमेस्टिक लॉज की भी, बायलैटरल लॉज की भी, और जो है आपके पास वो भी कि जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी वायलेट कर दी। हमारे लिए एक लॉजिक भी बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान क्यों शोर मचा रहा है जी? हम इसलिए शोर मचा रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट में फैसला किया था कि जब तक डिसीजन नहीं होता फाइनल कश्मीर का, यूनिलैटरल फैसला नहीं होगा कश्मीर के अंदर। इंडिया ने यूनिलैटरल फैसला किया है, हमारे साथ एग्रीमेंट को तोड़ा है उसने। ये एविडेंस भी बहुत है हमारे लिए, इतना ही, बाकी तीन को छोड़ भी दें आप तो बाय तीन एलिमेंट्स भी जो हमारे पास होने चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप एग्जामिनर के सामने इसको रखें, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि हमारे पास रेफरेंसेस कैसे कैसे चीजों के आते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि why India's revocation of Article 317, 35A, why the special status of India's revocation जो है वो गलत है, कैसे वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान का आर्गुमेंट कैसे बिल्कुल क्लियर है इस चीज के ऊपर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर। चलो जी, ये तो हो गया ना कि उन्होंने इसको वायलेट कर दिया है। Why they have violated it? Why India has violated Article 317, 35A, या why India has violated the special status of Kashmir? इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, सॉल्यूशंस की तरफ ही जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर, अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इंप्लीकेशंस क्या होंगी, सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे पास, आईसीजे में जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आर्टिकल 91 हसन, रेजोल्यूशन 91 और 122 में बड़ी सिंपल बात लिखी हुई है कि इंडिया कैन नॉट टेक एनी यूनिलैटरल डिसीजन इन कश्मीर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर। बस इतना याद रखो, इंडिया कैन नॉट टेक एनी यूनिलैटरल डिसीजन इन कश्मीर विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ कश्मीर, एंड दे हैव टेकन यूनिलैटरल डिसीजन इन कश्मीर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये इन्होंने वायलेट कर दिया रेजोल्यूशन 91, 122 को, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल की, और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन बाइंडिंग होती है। Sir, it is said that India never presented the originally signed instrument by Maharaja to any legal form. Is it true? कहानियां हैं बड़ी ये जुल्फिकार, बात ये है कि ये ना कुछ चले पंजाबी के अंदर ना इसको कहते हैं थड़े का एनालिसिस। तो थड़े का एनालिसिस होता है ना, थड़े का एनालिसिस, वो थड़े वाला एनालिसिस ये होता है कि आपके पास ना कुछ एनालिसिस इस तरह के होते हैं जो जरा लॉजिकल होते हैं, कुछ होते हैं थड़े वाले एनालिसिस जो बातें होती हैं सारी की सारी। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर आप लोग ये समझ लीजिए कि आप किसी चाय वाले के पास जाए ना, चाय वाले के पास, वो सदगुरु ने कहा था, सदगुरु को अगर आप सुनते हैं तो सदगुरु ने कहा कि अगर आप किसी चाय वाले के पास जाएं और उससे चाय पीने जाएं तो चाय वाले को सब पता होता है। ठीक है, चाय वाले को सब पता होता है, जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, ये इसके पीछे पाकिस्तान है, ठीक है जी, ये यहूदी साजिश है, चाय वाले को सब पता होता है। बस उसको एक चीज नहीं पता होता कि चाय कैसे सही बनानी है, जो उसका असल काम होता है। हमारे मुल्क में भी यही चीजें कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो काम है ना उनको पता नहीं है जो असल काम है उनका, और जो असल काम है उनको पता नहीं है, और इधर उधर कामों के उन्होंने टांग अड़ाई होती है जो उनको नहीं पता होता। अब वही बातें हमारे पास यहां पे भी आती है, नहीं जिन्होंने ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं किया था, उन्होंने फलान नहीं किया था। ये वो एनालिसिस है जो कि मैं और आप ना वैसे आपस में डिस्कशन में तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन सीएसएस में नहीं लिख सकते। चलें, मैं आपको एक थर्ड का एनालिसिस आपने मुझे बताया ना, एक थर्ड का एनालिसिस मैं आपको बताता हूं, वो देखें जरा क्या है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि आई एक्सीड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। 27 अक्टूबर को
लॉर्ड माउंटबेटन उसका रिप्लाई देता है, ठीक है जी। यानी एक लेटर 26 तारीख को श्रीनगर से चलता है, दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली से 27 तारीख को उसका जवाब भी बन के आपके पास श्रीनगर में पहुंच जाता है। ओ भाई मेरे, ही 1947 की बात हो रही है, ये 2020 की बात नहीं हो रही। इनमें तो एक दिन में, आज भी एक दिन के अंदर जो लेटर दिल्ली से जनाब श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली नहीं पहुंचता, ठीक है। ये कौन सा लेटर था भाई कि जो एक ही दिन के अंदर जनाब वो वहां से चला और वो पहुंच भी गया और उसका जवाब भी तैयार हो गया, वो पहुंच भी गया, ठीक है। इस तरह के बड़े एनालिसिस चलते हैं कि वो लेटर ही फेक था, वो महाराजा हरि सिंह का लिखा ही नहीं हुआ था, छोड़ दे, ठीक है। वो अल्टीमेटली जो है ना, वो आपके पास वो ना कोई फैक्स मशीन थी उस टाइम, ना कोई इंटरनेट तक पता क्या भाई ईमेल कर दी, चलो मतलब कि व्हाट्सएप कर दिया जनाब महाराजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को। व्हाट्सएप कहां से किया उसने, ना कोई ईमेल चलती, ना कोई जनाब वहां पे कोई फैक्स चलता, ना कुछ चलता। और वो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हो सकता है उसने जनाब उसको वो टेलीग्राम किया हो। अच्छा, जो रिप्लाई जाता है लॉर्ड माउंटबेटन का, उसमें पहली लाइन में लिखता है लॉर्ड माउंटबेटन, महाराजा योर लेटर हैज बीन रिसीव्ड थ्रू वीपी मेनन। उसने नाम लिखा है कि वीपी मेनन ने मुझे लेटर दिया है आपका, वीपी मेनन के जरिए लेटर आया है, मतलब कि लेटर आया है, ना फैक्स हुआ, ना टेलीग्राम हुआ है, ना व्हाट्सएप हुआ है, ना ईमेल हुआ है, ना उसको अल्हाम हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह वो सारी जिंदगी जो है ना, मैं समझता हूँ छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मैं तो मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर तक तो मैं यही समझता रहा कि शायद पाकिस्तान बनने का ना ख्वाब वाकई इकबाल को आया था, वाकई ख्वाब आया था इकबाल। मुझे लगा कि वाकई ख्वाब आया था इकबाल को, हमें तो ये लगता था कि वाकई इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, लगता था जब वाकई ख्वाब देखा, ठीक है। वो बातें होती ना इस तरह की वही था कि वो जी लेटर आ गया, वो चला गया, सारे का सारा हिसाब किताब, वो कोई ख्वाब नहीं था, तो जी ख्वाब देखा जी इकबाल ने, ठीक है जी। और अगर यकीन करें, अगर इकबाल को पता होता कि जो ख्वाब मैं देख रहा हूं, ठीक है, और पाकिस्तान इस तरह का निकलेगा उसके अंदर, मेरा ख्याल है कि उस दिन इकबाल को मूवी देख लेता, ठीक है। जिस दिन उसने ये ख्वाब देखा था, वो मूवी देख के सो जाता, रात दिन के वो ख्वाब देखता है, सारा कुछ ना कुछ करता है इसके अंदर, जिस तरह का उसने जिस तरह का ख्वाब, उसको क्या पता था इकबाल को इस तरह का मुल्क निकलेगा आगे से। खैर जी, बात कर रहे हैं हम इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि इंडिया ने रिवोक कर दिया स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस रिवोक हो गया जी। स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद अब हम आ रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर कि व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस। अब स्पेशल स्टेटस, हाँ नेटफ्लिक्स नहीं होगा उसके पास, या कुछ सीजन ही देख लेता, ठीक है। तो वो अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेट अस कम बैक टू द आइडिया कि व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस, व्हाई इंडिया revoked the special status। अब आ जाएंगे वापस। तारीख याद करना कि किस तारीख को कुछ क्या हुआ इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मुश्किल काम ये होता है ये समझना कि इसी तारीख को क्यों हुआ। ये कॉन्टेक्स्ट पड़ा है। और आप हैं सीएसएस के स्टूडेंट, अगर कोई आम बंदा है वो कहेगा अच्छा जी 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस रिवोक हो गया, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी है जो आम शख्स है। लेकिन आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, आपने सीएसएस का पेपर देना है, आपके लिए ये समझना इतना जरूरी नहीं है कि 5 तारीख को ये हुआ कि नहीं हुआ। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये 5 तारीख को ही क्यों हुआ। ये आगे पीछे भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। व्हाई 5 अगस्त? So why India has revoked it? और आपके लिए यह समझना भी बड़ा जरूरी है कि अगर आपको यह लगता है कि इंडिया ने सिर्फ इसलिए किया, एक रीजन अगर आपके ज़हन के अंदर आती है, तो आपको मजीद पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी पढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो तज्जिए करते हैं बड़ी चीजों के ऊपर, और मुझे खुद लगता है कि उनको भी पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हमारे मुल्क में ना हमारी बड़ी एक आदत है चीजों की, हम कॉन्टेक्स्ट को समझने की बजाय हम हवाई बातें करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक की बजाय, रेफरेंसेस की बजाय हम इमोशनल बातों के ऊपर जाते हैं। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ी छोटी सी, शायद आपके ज़हन के अंदर ये बात हो, शायद आपको ना हो, क्योंकि कभी कभार ना इंसान को अपने से ज्यादा
इल्म वाले जो है वो शख्स से बात करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ भी मुझे चीजों के बारे में पता है कि नहीं पता। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो आप किसी गलत कमरे में बैठे हैं। तो आपको किसी ऐसे कमरे में बैठने की जरूरत है जहां पर आप किसी की बात सुने और पढ़ें, उनको लॉजिक को अंडरस्टैंड करें, रेफरेंसेस को नोट करें। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं, ताकि आपको भी पता चले कि हमें भी थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री में सिर्फ हजरत बिलाल हबशी के बारे में पता है ना, कि वो एक जो है वो गुलाम थे जो हबशी थे, और सिर्फ आपको जब भी बात होती है किसी काले को गोरे पर कोई जो है वो फौकियत हासिल नहीं है, जब भी हम बात करते हैं रेसिज्म की, हम बात करते हैं रेसिज्म इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, हम कहते हैं जी काला गोरा इकट्ठा एग्जिस्ट करता है, और आपके पास सिर्फ एक शख्स की एग्जांपल आती है हजरत बिलाल हबशी की, तो आपको वाकई पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम के अंदर सिर्फ हजरत बिलाल हबशी वो गुलाम नहीं थे जिनका ताल्लुक इस जो है वो रेस से था, बहुत गुलाम थे। इससे अब हमें पता चलता है कि हमें बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत है, कि बहुत से गुलाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नाम भी नहीं पता, क्योंकि हमने पढ़े नहीं चीजों के बारे में। तो लेट अस अंडरस्टैंड, हमें बहुत जरूरत है चीजों के बारे में पढ़ने की भी, और इसीलिए ये पॉइंट बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। 5 अगस्त को तो बहुत कुछ हुआ, 5 अगस्त को रिवोक हो गया, स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ। आप में से किसी ने कभी ये सोचा, या फॉर एग्जांपल आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि 5 तारीख को, अभी तो थोड़ी देर पहले सर ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रिवोक किया जा सकता है स्पेशल स्टेटस। मैं बिल्कुल अपनी बात पे अभी भी एग्री करता हूं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रिवोक किया जा सकता है। तो क्या आपके ज़हन में ये सवाल आया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए तो रिवोक किया जा सकता है, तो फिर 1949 के बाद से अभी तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए तो रिवोक हो जाता, ये अब क्यों हुआ? Why this now in 2019? Why India revoked Article 370 2019? अगर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रिवोक हो सकता था, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई जरूरत ही नहीं है। वाई प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, और जरूरत तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की थी, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो कुछ भी कभी भी आ सकता है। 1949 में आया ना ये आपके पास आर्टिकल, तो 1949 से लेकर 2019 तक 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर कभी भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है आपके पास नहीं आ सकता था, आ सकता था। अब लॉजिक इसके पीछे क्या है? व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस? पॉइंट नंबर 1 इसमें मैं आपको बताने लगा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। अब आपको मैंने याद कीजिए, आपको मैंने बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अ प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट एंड अ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट। उसमें प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट का मतलब यह था कि प्रेसिडेंशियल कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस जो है जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है। लेकिन आपको साथ मैंने ये भी बताया था कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से अप्रूव होना जरूरी होता है, पार्लियामेंट से अप्रूव होना जरूरी होता है। अब गौर सुनिए मेरी बात को। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया within 6 weeks of its passing। 6 weeks, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 6 वीक्स ऑफ पासिंग के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव ना हो, तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो जाता है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है आपके पास वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो जाता है आपके पास। लेकिन अब सवाल ये है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 6 वीक्स में आ जाता है, वो अप्रूवल होने की जरूरत होती है उसकी। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पहले भी आ सकता था इंडिया में, अब क्यों आया? उसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक ये समझ लीजिए। इंडिया में पहली दफा एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है, और वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट 2 कंसेक्टिव टर्म्स के अंदर पार्लियामेंट में आई है। यानी मोदी साहब ने 2014 के अंदर भी जो है वो इलेक्शन जीता, 2019 के अंदर भी इलेक्शन जीता बीजेपी में। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल था आर्टिकल 370 को रिवोक करना, तो वो 2014 में भी कर सकते थे ना, जब वो पार्लियामेंट के अंदर आए थे। तो 2019 में ही क्यों? उसकी रीजन ये है कि अगर आपको पता हो इलेक्शंस का सिस्टम सेनेट और नेशनल असेंबली के, इंडिया में भी इसी तरह है। इंडिया में अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा, और हम इसको सेनेट कहते हैं। इंडिया लोअर हाउस को लोकसभा कहता है, और हम उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है जी, एक ही बात है। इंडिया राज्यसभा कहता है, अपर हाउस को हम उसे सेनेट कहते हैं।
इंडिया लोकसभा कहता है, लोअर हाउस को हम उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। सेनेट के इलेक्शन होते हैं 6 साल के लिए और नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए, यानी सेनेटर 6 साल के लिए आता है और आपके पास जो मेंबर नेशनल असेंबली है वो 5 साल के लिए आता है। अब आप देखिए क्या है, इस वक्त भी पाकिस्तान में ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। नेशनल असेंबली के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, सेनेट के अंदर आपको नून लीग की गवर्नमेंट नजर आती है, क्योंकि नून लीग वहां पर ज्यादा पावर के अंदर है, क्योंकि उसको सेनेटर 6 साल के लिए आए हुए हैं। तो नीचे आपके पास पावर किसकी है, पीटीआई की, ऊपर आपके पास पावर किसकी है, सेनेट के अंदर नून लीग की। 2014 में जब आपके पास आए थे मोदी साहब लोकसभा में, तो अपर हाउस के अंदर अभी भी आपके पास कांग्रेस पावर के अंदर थी। अब जब 2019 के अंदर मोदी साहब दोबारा इलेक्शन जीते हैं, तो अब अपर हाउस में भी मोदी साहब की गवर्नमेंट आ गई है, बीजेपी की। इसीलिए मोदी साहब ने वो इंतजार किया कि नाउ इन बोथ हाउसेस बीजेपी इज इन गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिवोक्ड आर्टिकल 370 in 2019 rather than revoking the article in 2014। ठीक है जी, 6 साल, लोकसभा का 5 साल है, लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वेटेड टू विन द इलेक्शन वंस अगेन फॉर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए, यस, अब क्योंकि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों उनके पास हैं, इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रिवोक करवाकर विद इन 6 वीक्स इसको अप्रूव भी करवा लिया और अप्रूव भी हो गया इसका। ये तो 2 वीक्स में अप्रूव हो गया था। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड 35A या स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। इसकी रीजन आप इसके अंदर लिखेंगे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, अ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट is in power in India for 2 consecutive terms. And being in power in India for 2 consecutive terms, they are in power in both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Since Article 370 required a presidential order and presidential order required approval from the parliament within 6 weeks, then Prime Minister Modi waited for his re-election in 2019 so that he could approve the presidential order within 6 weeks of his passing. यह है पहला रीजन जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिवोक किया आर्टिकल 370। वरना ही पहले भी हो सकता था, बाद में ही क्यों हुआ? यह है पहली रीजन इसकी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको रिवोक किया। मतलब आपको टाइम, आपको ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और स्टेट पॉलिटिक्स में टाइम और स्टेट पॉलिटिक्स में वक्त बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमेशा स्टेट पॉलिटिक्स में एक चीज के पीछे एक रीजन नहीं होती, हमेशा उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होती हैं। हमेशा उसके पीछे वक्त जो है, जो टाइम सेट किया जाता है, जो लॉजिक उसके पीछे होती है, वो बड़ी डिफरेंट होती है। जिसे कहते हैं ना, हाथी के कान दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। सिर्फ इसी तरह स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर भी यही होता है कि आप कर कुछ रहे होते हो, उसके पीछे लॉजिक कुछ हो रही होती है। हमें तो ये लगा इंडिया ने रिवोक कर दिया स्पेशल स्टेटस, कर दिया, लेकिन अब ही क्यों किया? क्योंकि भाईजान जुलाई के अंदर मोदी साहब ने री इलेक्शन लड़ा, वो जीते जून के अंदर और अगस्त के अंदर उन्होंने उसको रिवोक कर दी। राइट जी। आप रामनाथ सिंह तो बेसिकली सिर्फ प्रेसिडेंट है ना। रामनाथ सिंह ने तो वही करना था जो बेसिकली गवर्नमेंट ने करना था। गवर्नमेंट ने कहा जी इसको रिवोक कर, तो रामनाथ सिंह ने उसको रिवोक कर दिया। लेकिन रामनाथ सिंह का ऑर्डर पार्लियामेंट ने अप्रूव करना था, पार्लियामेंट ने अप्रूव करने के लिए उन्होंने फिर वोट किया इसको। ठीक है, लोअर हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, अपर हाउस में तो नहीं जीते थे। राइट, तो लोअर हाउस के अंदर वो जीते थे 2014 के अंदर यूसरा। तो ये हमारे पास पहला लॉजिक इसके अंदर अल्टीमेटली। मैं आपको फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा था ना, एग्जांपल बता रहा था कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी काम करने के लिए। मैं चलिए आपको उसकी एग्जांपल समझाता हूं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, हमने बड़े कम चीजें नोट की होती हैं। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें बड़ी नोट करने वाली हैं। याद कीजिए, एक पायलट पाकिस्तान ने पकड़ा था, इंडिया का अभिनंदन। अभिनंदन को हमने पकड़ा और पकड़ के हमने उसको बाद में इंडिया के हवाले भी हमने कर दिया। राइट, मैं बताता हूं 5 अगस्त के पीछे मैं आपको बताता हूं उसकी रीजन भी। अभी अब इस पे आया हूं। अभी मैं पहली रीजन बताई है कायनात, आपको मैं बाकी रीजन पे भी लेकर चलता हूं। खैर, इंपॉर्टेंट बात सुनी जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि टाइम के पीछे, सिचुएशन के पीछे लॉजिक क्या होती है, उसके पीछे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है।
पाकिस्तान ने इंडियन पायलट पकड़ लिया जी अभिनंदन, और उसको बाद में हमने इंडिया के हवाले भी कर दिया, वापस भी कर दिया। ठीक है जी, सबने कहा जी हमने उसको चाय भी पिलाई, हमने उसको बड़ा ख्याल रखा, हमने सारा कुछ किया। लेकिन अगर आप सीएसएस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे ना, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने उसको चाय पिलाई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमने उसको वापस किया इंडिया को, जब हमने उसको इंडिया को वापस किया, तो उस टाइम जो पाकिस्तान ने इंडिया को शो किया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप वो वीडियो देखिए जब अभिनंदन को वापस कर रहा है पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तब अभिनंदन के साथ 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 2 लोग चल रहे हैं। एक बिल्कुल साथ एक खातून है, एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, जिसने जो है ना वो वहां पर वो खातून ट्रेवल कर रही है, और साथ एक पाकिस्तानी फौजी ट्रेवल कर रहा है। वो जो खातून है वो एक बलोच सिविल सर्वेंट है। पाकिस्तान ने एक बलोच सिविल सर्वेंट खातून को इसलिए साथ खड़ा किया, ये साबित करने के लिए कि भाई जिस बलोचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट आप चला रहे हो, वो बलोचिस्तान आज भी हमारे साथ खड़ा है, वो आज भी हमारे साथ मौजूद है, और उसकी खातून आज तुम्हें वापस वाघा बॉर्डर छोड़ने जा रही है। ये है वो बलोचिस्तान जिसके अंदर आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, और वो आज भी पाकिस्तान के साथ है, और वो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े। आपने बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक फौजी खड़ा किया जिसका 6 फुट 5 इंच का था, जिसने ये साबित करना था कि भाईजान हम इतने बड़े हैं आपसे कि आपको वापस भी कर रहे हैं और कद में भी आपसे बड़े हैं। आप देखिए एक 6 फुट 5 इंच का फौजी आपके साथ खड़ा है, और एक आपके पास बलोच खातून खड़ी है आपके साथ, जो आपके साथ, ये सिंबॉलिक नैरेटिव होता है। हमें तो लगता है कि पाकिस्तान ने वापस कर दिया, लेकिन वो जो जिस तरह वापस किया हमने, ये लॉजिक है उसके पीछे सारा कुछ करने की। आप देखिए खातून खड़ी है आपके साथ जो कि बलोच सिविल सर्वेंट है और खातून है, और एक तरफ आपके पास एक फौजी खड़ा है जो कि इसका 6 फुट 5 इंच कद है, जो कहता है कि भाई आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको इज्जत भी देंगे। चाय पिलाने से हमारा कद बड़ा हुआ, सिंबॉलिकली भी कद बढ़ा है और फिजिकली भी कद बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी सिंबॉलिक मैटर क्रिएट करती हैं आपके पास कि आपने उसको उनको उनके हवाले किया। फिर एक और चीज आपको मैं बताता हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिए। हमने करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया लास्ट ईयर 9 नवंबर 2019 को हमने करतारपुर कॉरिडोर को इनिशिएट किया। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर को, जो म्यूट उनको अनम्यूट कर दीजिए सारों को। ठीक है जी, हमने करतारपुर कॉरिडोर को इनिशिएट किया 9 हमने उसको किया, बनाया 9 नवंबर 2019 को, राइट। अब वो जी सबने कहा जी 9 नवंबर करतारपुर कॉरिडोर जो है हमने इनिशिएट कर दिया है, सारा कुछ किया है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि 9 नवंबर की डेट क्यों चूज हुई? हमारा अगर हमें लगता है कि इकबाल डे है, इकबाल का क्या ताल्लुक है भाई करतारपुर कॉरिडोर के साथ? Why 9th November? It is very important to understand why 9th November. बाबा गुरु नानक की बर्थडे थी 12 तारीख को, 12 नवंबर को। हमने कहा था ना बाबा गुरु नानक की 550वीं बर्थडे के ऊपर हम इसको लेकर चलेंगे, तो उनकी बर्थडे तो 12 नवंबर को थी। तो why 9th November? Why 9th November? This is very important to understand. 9th November 1989 को बर्लिन वॉल डिमोलिश हुई थी, 9 नवंबर 1989 को। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके पास जर्मन्स ने बगैर किसी टेंशन के मूव करना शुरू किया था। वो वॉल गिर गई थी उसकी। आपने सिंबॉलिकली 9 नवंबर की डेट इसलिए चूज की कि यू हैव डिमोलिश्ड द वॉल दैट वाज क्रिएटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पीपल आर नाउ ट्रेवलिंग। वीजा फ्री मूवमेंट स्टार्ट हुई आपकी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वीजा फ्री मूवमेंट स्टार्ट हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये था लॉजिक उसके पीछे कि आपने 9 नवंबर की डेट चूज की, वरना 12 तारीख को उनकी बर्थडे थी, तो 12 तारीख को भी हम इनॉग्रेट कर सकते थे उसको, लेकिन हमने 3 दिन पहले इसलिए चूज किया ताकि वो एक सिंबॉलिक नैरेटिव हो कि जिस तरह बर्लिन वॉल गिरी थी, इसी तरह हमने पाकिस्तान और इंडिया ने भी अपनी वॉल गिरा दी है, और फर्स्ट टाइम फ्री मूवमेंट स्टार्ट हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इंडिया ने उस दिन क्या किया? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर एग्जैक्ट करने का, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का डिसीजन दे दिया। सुबह को हमारी करतारपुर कॉरिडोर बना, शाम को बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनने की तामीर करने का जो है वो काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बाबरी मस्जिद का राम मंदिर तामीर होगा। अब वो आर्गुमेंट कि द वॉल दैट वाज डिमोलिश्ड बाय पाकिस्तान इन द मॉर्निंग वाज रिक्रिएटेड बाय इंडिया इन द इवनिंग, कि वो जो वॉल आपने गिराई थी वो मॉर्निंग के अंदर गिराई, वो दोबारा क्रिएट कर दी उन्होंने। अच्छा, फिर दूसरा काम उन्होंने क्या किया इंडिया ने? बाबरी मस्जिद के अगर राम मंदिर तामीर की डेट उन्होंने जो है डिसीजन किस दिन दिया? 9 नवंबर को, जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर जो है इनिशिएट हुआ था। और मजे की बात, उन्होंने राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का राम मंदिर स्टार्ट कब किया?
स्टार्ट कब किया उन्होंने? 5 अगस्त 2020 को, जब 1 साल पूरा हुआ है कश्मीर का, जब 1 साल पूरा हुआ है। क्योंकि अगर 5 अगस्त को वो स्टार्ट ना करते तो एवरीवन वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट कश्मीर. नाउ एवरीवन टॉक्ड अबाउट इन इंडिया फॉर राम मंदिर. On the 9th of November, they gave the decision because everyone would have talked about the creation of Kartarpur corridor and everyone started talking about the Ram Mandir. ये symbolic चीजें होती है जो कि अंडरस्टैंड करने वाली होती है कि आपके पास जो पॉलिसीज होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो जानबूझ के कोई काम किसी तारीख को करती हैं कि ताकि वो एक नैरेटिव क्रिएट हो, सारी की सारी चीजें आपके पास अंडरस्टैंडिंग करने की कि लॉजिक होती है एक चीज के पीछे. हम याद करते हैं डेट्स. अच्छा ये डेट को फलान हुआ, तो यार छोड़ो डेट्स को, आप सीएसएस से स्टूडेंट हो, आप लॉजिक ढूंढो उसके पीछे कि व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दीज एंटायर थिंग्स. आपने स्टेट नैरेटिव को चेंज करते हो, आप लोगों की टेंशन को डाइवर्ट करते हो इधर उधर. ये बेसिक रीजन होती है behind the the decision that you take as far as the state is concerned. तो हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडिया ने इसको रिवोक किया ऑन द 5th of August. अच्छा, दूसरा रीजन इसके पीछे जरा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाई इंडिया रिवोक्ड इट. दूसरा रीजन 23 जुलाई 2020 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते हैं व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने. प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें करता है. प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को कहता है कि मैं मीडिएशन करने को तैयार हूं कश्मीर पर. आई एम रेडी टू मीडिएट ऑन कश्मीर एंड इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी आस्क्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन कश्मीर. जी 2019 जी. तो इवन प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी आस्क्ड मी टू मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन कश्मीर. और इंडिया के अंदर जो है वो मोदी साहब के ऊपर लान तान शुरू हो जाती है कि जनाब हमें तो आप कहते फिर रहे थे कि हमने स्पेशल स्टेटस रिमूव करना है इंडिया कश्मीर का, और आप तो यहां पर जनाब मीडिएशन करने की बात कर रहे हैं. ट्रंप कह रहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मेरे से रिक्वेस्ट की है. सो दैट इज व्हाई कि जब सारे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, and Prime Minister Modi had to revoke Article 370 and he had won the election second time, so that is why he initiated everything in this. 12 दिनों के अंदर उसको रिवोक करवा दिया क्योंकि everyone was talking about the idea कि भाई आप तो हमें कह रहे थे कि जो है वो हमने इसको रिवोक करना है और आप तो वहां मीडिएशन करने की बात करते फिर रहे हो. ट्रंप कह रहे हैं ये 23 जुलाई को हुआ और 12 दिन के अंदर उन्होंने उसको रिवोक कर दिया. क्यों? क्योंकि उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि everyone started talking about this point of view of Prime Minister Modi in India. और मोदी साहब के ऊपर लान तान हो रही थी कि जनाब आप तो रिवोक करने की बात कर रहे थे और आप यहां पे क्या कर रहे थे? आप तो उसको मीडिएशन करने की बात कर रहे हो इसके साथ, पाकिस्तान के साथ. ट्रंप कह रहे. तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा तेज कर दिया, कैटलिस्ट कर दिया इसको. तो आप ये समझ लो कि इसको रिमूव करना तो था उन्होंने क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में शामिल था. प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें 2 चीजें शामिल थी. ए, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, बी, बिल्डिंग ऑफ राम मंदिर. मैनिफेस्टो में 2 चीजें शामिल थी उनके. इन्होंने पूरा तो करना ही करना था, लेकिन 5 अगस्त को क्यों किया? क्योंकि 23 जुलाई को एवरीवन टॉक्ड अबाउट के प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने मुझे कहा मीडिएशन करो कश्मीर के ऊपर, एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इंडिया कि जनाब आप तो इलेक्शन जीते इसी बात के ऊपर हैं कि इसको रिवोक करेंगे 370 को, और यहां तो हमें पता चल रहा है कि आप इसको मीडिएशन करने को तैयार हैं. तो जितनी ऑपोजिशन स्टार्ट हो गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसको जल्दी जल्दी रैप अप करवाना पड़ा फिर सारा कुछ. तो इन्होंने इसको करवा दिया 5 अगस्त 2019 ऐसे फटाफट 12 दिनों के अंदर उन्होंने सारा कुछ वहां पे चेंज किया. उन्होंने सारा, अजीत डोवल, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ें, अजीत डोवल जो है वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोवल. तो वो गए कश्मीर के अंदर 24 जुलाई को अजीत डोवल कश्मीर चले गए. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 24 जुलाई को गए हैं. क्यों गए हैं? 23 को प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ट्रंप ने कहा था मीडिएशन का. 24 को वहां पर चला गया. 10-11 दिन के अंदर उसने सारी सूरत का जायजा लिया. उसने कहा जी अब ये फैसला करना है, इसको रिमूव करें. उन्होंने सारी ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके उसको रिमूव करवा दी. राइट? ही वाज नॉट डिफेंस मिनिस्टर. डिफेंस मिनिस्टर है उनके, आपके पास उनका नाम है राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं. ये उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल. ये दूसरी रीजन है आपके पास. तीसरी रीजन पे चलते हैं.
India always wanted to colonize Kashmir on the basis of its best friend Israel's colonization of Palestine. जिस तरह उनकी जो है आपके पास दो मैनिफेस्टो थे, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 उमर, और दूसरा था बिल्डिंग ऑफ राम मंदिर एट द प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद. पॉइंट नंबर 3 जो हम बात करने लगे हैं कि इंडिया ऑलवेज वांटेड टू कॉलोनाइज कश्मीर, जिस तरह उनके बेस्ट फ्रेंड इसराइल ने कॉलोनाइज किया हुआ है पैलेस्टाइन को. तो जिस तरह इसराइल कॉलोनाइज कर रहा है ना पैलेस्टाइन को, वहां पर इसराइली अपने लोग भेज रहा है, उनको सेटल करवा रहा है उसके पैलेस्टाइन के अंदर. इस तरह इंडिया ऑलवेज वांटेड टू कॉलोनाइज कश्मीर एज वेल. और आप देख लीजिए उन्होंने एक साल के अंदर 4,30,000 डोमिसाइल्स इशू किए नॉन कश्मीरीज को कश्मीर के. इंडिया हैज इशूड 4,30,000 डोमिसाइल्स ऑफ जो है वो टू द नॉन कश्मीरीज ऑफ कश्मीर. तो कश्मीर के डोमिसाइल उन्होंने जो है वो वायलेशन है, मैं बताता हूं कैसे. लेकिन ये उन्होंने डोमिसाइल इशू कर दिए. कैसे? सेटल करवा रहे हैं ना लोगों को. अब सेटलिंग होगी वहां पर, कॉलोनाइज होगा, वहां पर कॉलोनीज बनेंगी, हिंदू कॉलोनी. जिस तरह पैलेस्टाइन के अंदर आपके पास कॉलोनाइजेशन करके उन्होंने वहां पर ज्यू कॉलोनाइजेशन की है, इस तरह वहां पर आप ये कर रहे हैं. इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जिस तरह इसराइल ने कॉलोनाइजेशन की है पैलेस्टाइन के अंदर, इस तरह इंडिया कॉलोनाइज करेगा कश्मीर के अंदर, सेटलमेंट करेंगे जी. तो इंडिया ने अब सेटलमेंट करने शुरू कर दी. तो आप इसकी थर्ड रीजन आप बता सकते हैं व्हाई इंडिया हैज रिवोक्ड आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस. बिकॉज इंडिया ऑलवेज वांटेड टू कॉलोनाइज कश्मीर एज इट्स बेस्ट फ्रेंड इसराइल हैज कॉलोनाइज्ड पैलेस्टाइन. सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इंडिया ऑलवेज वांटेड टू कॉलोनाइज इट. तो ठीक है, तो उन्होंने किया. और उसमें आप कह सकते हैं बिकॉज it was part of their manifesto as well, so that is why they did that. Point number 4, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर भी. प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट थी ना, आखिरी जो साल था प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का, उसमें इंडियन इकोनॉमी जो थी ना वो बड़ी डामाडोल थी. इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट इन गुड हैंड्स एंड इंडियन इकोनॉमी वाज इन डोल्ड्रम्स. फॉर एग्जांपल इंडियन जो आपके पास इन्फ्लेशन था, द इन्फ्लेशन जो है ना वो 6.1% पे चला गया था. 6.1% पे इन्फ्लेशन चला गया था. आपकी जो वो थी जीडीपी थी वो 5.8% पे स्टेगनेंट थी. स्टेगनेंट एट 5.8%. इंडिया की जीडीपी 5.8% पे स्टेगनेंट थी. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% इंक्रीज कर गया था. मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वर आइदर डाउनसाइजिंग. 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 लास्ट 1 ईयर. तो लास्ट 1 ईयर के अंदर बात कर रहा हूं. अब अंडरस्टैंड ये करें कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वर आइदर डाउनसाइजिंग, वो या डाउनसाइज कर रही थी या बैंकरप्ट हो रही थी. तो पूरी की पूरी इकोनॉमी खराब थी. आपकी जो जीडीपी थी 5.8% पे स्टेगनेंट थी. अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 6.1 सॉरी वो आपके पास इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट 6.1% पे चली गई थी. राइट? आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वर आइदर डाउनसाइजिंग और गोइंग बैंकरप्ट. फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, आपके नोट्स में मैंने शामिल की है, कि एयर इंडिया, जिस तरह हमारा पीआईए है ना, उनका एयर इंडिया है. एयर इंडिया लॉस्ट 7600 करोड़ इंडियन रुपीज इन 1 ईयर. एयर इंडिया को 7600 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान हुआ सिर्फ एक साल के अंदर, क्योंकि उनके इकोनॉमी का मसला था, डाउनसाइजिंग चल रही थी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी. सो व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदीज जो फेलियर एज फार एज जो है वो इकोनॉमी इज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लेड द कार्ड ऑफ कश्मीर एंड डाइवर्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल. Prime Minister Modi played the card of Kashmir and diverted the attention of the people. कैसे? जिस तरह उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर वाले दिन बाबरी मस्जिद का तस्लीम दिलवाकर अटेंशन डाइवर्ट करवाई. जिस तरह 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीर के सॉलिडारिटी डे के ऊपर उन्होंने राम मंदिर को तामीर शुरू करवाकर अटेंशन डाइवर्ट करवाई. इसी तरह उन्होंने पिछले साल 5 अगस्त को, when everyone was talking about the failure of Prime Minister Modi on economic grounds, Prime Minister Modi played the Kashmir card and revoked the special status, and everyone started talking about Kashmir and no one talked about the economy. अब इकोनॉमी खत्म हो गया, वहां पर उनके पास सारी की सारी चीजें. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी. टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करने का कि वो सारी की सारी चीजें कैसी हैं. और आखिरी पॉइंट आपको मैं बताता हूं व्हाई इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370. वो थे यूएस तालिबान पीस टॉक्स.
यूएस तालिबान पीस टॉक्स, कि यूएस तालिबान पीस टॉक्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है कि आपको याद होगा कि पिछले साल जो है वो यूएस और तालिबान के पीस टॉक्स चल रहे थे और पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा था उनके दरमियान। और अगर पाकिस्तान मीडिएट करवाता और यूएस तालिबान पीस टॉक्स जो हैं वो जिस टाइम चल रहे थे उस टाइम टाइमिंग को चेक कीजिए, अगस्त में रिवोक हुआ है, सितंबर में यूएस अफगानिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे। देयर वर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अफगानिस्तान इन सितंबर, राइट। अगर यूएस और तालिबान के पीस टॉक्स कंप्लीट हो जाते, वो पूरे हो जाते, तो देयर वर चांसेस कि तालिबान का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर और इंडियन सपोर्टेड जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज हैं अफगानिस्तान में, वो हो सकता था वो हार जाते, राइट। अशरफ गनी हो गया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो गया, ओपनली वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, हमें भी पता है। और सितंबर में उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे। They played the Kashmir card when there was US-Taliban peace talks going on. And you know, when they played the Kashmir card, Pakistan's attention diverted to India, US attention diverted to India, and US-Taliban peace talks collapsed. 3 महीने के लिए collapse हो गए। आपको याद होगा उतनी देर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जीत गए और 3 महीने बाद जब उनका काम पूरा हो गया तो यूएस तालिबान पीस टॉक्स दोबारा शुरू हो गए। उन्होंने काम करना था सिर्फ कि इलेक्शन गुजारने थे ताकि आपके पास जो है वो उनके अपने लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वहां पे जो है वो चले, और उन्होंने वो करवा लिया क्योंकि उससे टेंशन डाइवर्ट होगी लोगों की। पाकिस्तान की टेंशन डाइवर्ट हुई यूएस इंडिया की तरफ और हमारी वो तालिबान और यूएस पीस टॉक्स की तरफ से दूर चली गई और इंडिया और यूएस की भी ऐसे ही हुआ। और आपको याद होगा 2-3-4 महीने के लिए यूएस तालिबान पीस टॉक्स रुक गए थे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हुए थे और उन्होंने इलेक्शन जो है वो लेकर चलना था और इलेक्शन जो है उन्होंने करवा दिया, राइट। तो टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि they you know revoked the article 370 and 35A at the time when US Taliban peace talks were going on and there were elections, presidential elections in Afghanistan in the next month यानी सितंबर के अंदर। If US Taliban peace talks succeeded, there were chances कि तालिबान बैक जो है आपके पास जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, he would have won the presidential elections in आपके पास अफगानिस्तान। And you know Taliban historically had soft corner towards Pakistan, थोड़े soft corner है तालिबान का पाकिस्तान की तरफ। I'm not talking about तहरीक तालिबान पाकिस्तान, I'm talking about अफगानी तालिबान। अफगानी तालिबान में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान की तरफ अल्टीमेटली। तो अगर यूएस तालिबान पीस टॉक्स कंप्लीट हो जाते, अफगानिस्तान के अंदर पीस आ जाता, इससे पाकिस्तान को फायदा होता। कैसे फायदा होता? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ से पाकिस्तान की ट्रेड शुरू हो जाती और उसके बाद फिर आपके पास अल्टीमेटली जो है वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता, पॉइंट आउट हो जाता चीजें सारी की सारी के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक पाकिस्तान की रसाई आ जाती और तालिबान बैक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जीत जाता अफगानिस्तान के अंदर। तो इंडिया नेवर वांट्स दैट। तो इंडिया ने इसको प्ले किया एट दैट टाइम व्हेन इंडिया न्यू that presidential elections are coming in Afghanistan and it might help Taliban to win the elections, right? तो ये चीजें सारी की सारी जो अल्टीमेटली आपके पास एग्जिस्ट करती नहीं। 5 की सूरत मैं आपको जो बता रहा हूं कि अल्टीमेटली अंडरस्टैंड ये करना है कि उस टाइम सूरत क्या चल रही है। 5 अगस्त के बाद आपके पास ये कि there are many things going on at that time, right? उनके पास आपके पास उनका इकोनॉमी भी चल रही थी, उनके पास ट्रंप की मीडिएशन की बात भी शुरू हो गई थी जनाब, उनके पास जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी आ गए थे, राइट। उसके बाद वो ऊपर वाले हाउस में भी जीत गए थे, राइट। उसके बाद आपके पास जो है वो इकोनॉमी पे तो आ गया था, यूएस तालिबान पीस टॉक्स भी चल रही थी। ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो गई तो उन्होंने उसको इलेक्शंस को उन्होंने 5 अगस्त को उन्होंने रिवोक कर दिया उसको एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर है? तो ये चीजें थी, दैट इज व्हाई इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड 35A। लॉजिक आपके पीछे आपको मैंने बता दी कि लॉजिक एक एक्शन करने के पीछे लॉजिक क्या थी, ये लॉजिक थी उनके पीछे सारी की सारी, जो कि आपको समझने की जरूरत है, जिसको आप जो है ऐड कर सकते हैं अपने पेज के उसके अंदर। करंट सिनेरियो में ज़ल्मे खलीलज़ाद तो एक अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव है यूएस का, उसका ताल्लुक बेसिकली ये है कि ही इज द मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड तालिबान। वो तालिबान यूएस के दरमियान मीडिएटर है बेसिकली। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास इंशाल्लाह आएगा अल्टीमेटली जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसको हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास ये आज का लेक्चर था जी। आई होप कि आपको चीजें कुछ क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर जो हमारे पास को हम कंप्लीट करेंगे, इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं आपके पास जो कश्मीर वाले, उनको हम कंप्लीट करेंगे।
और कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम यूनाइटेड नेशंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे पास जो चीजें हमने डिस्कस करनी है उसको हम पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप कि आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल आप ले आएंगे तो आप जो है वो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ जी, अल्लाह हाफिज।